आधे से ज्यादा जो केसेस थे वो या तो बंद कर दिए गए या निपटा दिए गए। मुल्क को रिवर्स गियर लगा हुआ है, हर शोबे में जवाल को अरूज मिला हुआ है, जिसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, जिसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। बेसिक फ्लॉ जो है वो ये है कि डायरेक्शन ऊपर से आती है। कानूनी और सियासी चोर दरवाजे पतली गलियां। वो नए एसओपीज ला रहे हैं, अब वो माफी मांग रहे हैं सियासतदानों से। FIA खुद हाईली करप्ट इदारा, ठीक है, एंटी करप्शन हाईली करप्ट इदारा, अपने करतूत नहीं कानून बदल दें। सिंध में आज तक बताएं कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन अपोजिशन का क्यों नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख और सबसे पहले बात करते हैं नैब पर, क्योंकि 2015 की नैब की एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर नैब ने अपनी वेबसाइट पर जारी की है, जिसके मुताबिक नैब के कुछ 179 केसेस करप्शन के जो हैं उसमें से सज़ा सिर्फ 10 में सुनाई गई, बरियत हो गई 19 में और आधे से ज़्यादा जो केसेस थे वो या तो बंद कर दिए गए या निपटा दिए गए। अब 9 साल बाद अगर अभी इसको देखें 2024 में, अप्रैल 2024 तक, तो इसमें से 85 केसेस जो हैं वो निपटाए जा चुके हैं और 87 केसेस ज़ेर समात हैं। ये जो सारी इसमें केसेस काफ़ी बंद हुए हैं या निपटाए जा चुके हैं या बरियत हुई है, बहुत से पॉलिटिशियंस के नाम हैं जिसमें बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी सरे फहरिस्त हैं, प्ली बार्गेन के केसेस भी शामिल हैं। लेकिन ये जो अदाद शुमार सामने आए हैं, इससे एक सवाल ज़रूर उठता है, ये इंक्वायरीज़ या केसेस ऐसे तो नहीं हो जाते, इनके ऊपर कौमी ख़जाने का बहुत बड़ा पोर्शन खर्च होता है, और ये सब कुछ होने के बाद जो कारकर्दगी है नैब की वो ना होने के बराबर, उसने कौमी ख़जाने को क्या बेनिफिट दिया है और इन जनरल क्या पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूट किया है, वो अभी भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इसी के ऊपर अपने तज्जियाकारों की हम राय जानेंगे, क्योंकि इस साल भी बजट में आदाद शुमार के मुताबिक 6 बिलियन रुपए रखे गए हैं, जिसमें से सिर्फ 1.2 बिलियन तो सैलरीज़ के लिए हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि कारकर्दगी ना होने के बराबर लेकिन इतना ज़्यादा अखराजात, तो नैब कौमी ख़जाने पर एक गैर ज़रूरी बोझ बन गया है? हमें ज्वाइन करें इस डिस्कशन के लिए मज़हर अब्बास साहब, बेनज़ीर शाह साहिबा, इरशाद भट्टी साहब भी मेरे साथ शामिल हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से। जी इरशाद भट्टी साहब, आपसे शुरू करते हैं हम। सर, क्या समझते हैं नैब की जो कारकर्दगी सामने आ रही है और जितना इसके ऊपर खर्चा हुआ है और क्या इसने इन रिटर्न दिया है? मैडम शेख, आपका सवाल है अरबों के अखराजात, कारकर्दगी सिफर, क्या नैब कौमी ख़जाने पर बोझ? क्वेश्चन मार्क। गैर ज़रूरी बोझ। गैर ज़रूरी बोझ मैडम शेख। पहली बात मैडम शेख, कौन सा सरकारी इदारा है इस वक्त जिसकी कारकर्दगी तसल्ली बख्श है? कौन सा सरकारी इदारा इस वक्त गैर ज़रूरी बोझ नहीं है? स्टील मिल हमारी स्क्रैप में बेची जा रही है, PIA तमाशा बनी हुई है और वज़ीर ख़जाना खुद बता रहे हैं कि 1000 अरब सालाना खसारा है हमारे सरकारी इदारों का। इसके अलावा मैं मईशत, तिजारत, सियासत, ऐवान सदर, वज़ीर आज़म हाउस, पार्लियामेंट, सेनेट, गवर्नर, वज़ीर आला, ब्यूरोक्रेसी, किसी की बात नहीं करता, सब कुछ आपके सामने है। मैडम शेख, अदलिया की कारकर्दगी तसल्ली बख्श है? आवाम के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। मैडम शेख, FIA, पुलिस, एंटी करप्शन, SCCP और लॉ इन्फोर्समेंट के सारे इदारे जो हैं, क्या वो गैर ज़रूरी बोझ नहीं बन चुके? मैडम शेख, मुल्क को रिवर्स गियर लगा हुआ है और हर शोबे में जवाल को अरूज मिला हुआ है। दूसरी बात कर लेते हैं मैडम शेख, अब नैब की बात कर लेते हैं। मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि नैब बुरा नहीं है, नैब होना चाहिए। मसला कहाँ है? क्यों आप समझते हैं कि नैब बोझ बन गया है? वजह पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, मुखालफिन को दबाने का टूल, झूठे सच्चे केसों के साथ झूठे मन घड़त केस भी बनाना, बिला इम्तियाज़ बिला तफरीक एहतसाब ना करना, अदलिया से रिलीफ मिल जाना नैब के हर मुलज़म और मुजरम को, पैसे का चलना, कानूनी और सियासी चोर दरवाजे पतली गलियां, सियासी ब्लैक मेलिंग, नैब कानून बदल देना, तफ्तीशी मैनेज कर लेना, रिकॉर्ड इधर उधर कर लेना। तीसरी बात मैडम शेख, कौन चाहता है इस मुल्क में एहतसाब? कब हुआ है बिला इम्तियाज बिला तफरीक एहतसाब इस मुल्क में? यहाँ करप्शन लुटमार कब किसी के लिए कोई मसला है?
یا میڈم شیخ یہاں بھلا طاقتوروں کا پیسے والوں کا کبھی احتساب ہوا ہے؟ میڈم شیخ جہاں سوئس لیکس، پنڈورا لیکس، پیناما لیکس، دبئی لیکس والوں سے صرف یہ بھی نہ پوچھا گیا ہو کہ جو کچھ آپ کا باہر نکلا ہے کیا وہ ڈکلیئرڈ ہے اور لیگل طریقے سے بھجوایا گیا ہے، وہاں کیا احتساب ہونا ہے؟ میڈم شیخ جہاں سرے مل خرید کر بیچ دیا گیا اور ہمیں پتہ ہی نہ اور نہ کسی نے کوئی خبر لی ہو، جہاں آج بھی نہ پتہ چلے کہ ایون فیلڈ کا اصل مالک کون ہے، جہاں ملزم مجرم اقتدار میں آ کر اپنے کرتوت نہیں قانون بدل دیں، اور جہاں میڈم شیخ جس شخص پر فرد جرم عائد ہونی ہو وہ شخص وزیر اعظم بن جائے، اور جہاں صدر بن کر بندہ ہر کرپشن مقدمے، ہر لوٹ مار الزام سے آئینی تحفظ حاصل کر لے، وہاں کیا نیب کرے گا میڈم شیخ؟ اور میڈم شیخ آپ کو پتہ ہے کہ جنرل مشرف کے جو چیئرمین نیب تھے جنرل شاہد عزیز، ان کا جنرل مشرف سے پہلا اختلاف کیا ہوا تھا؟ انہوں نے کہا جنرل مشرف کو آپ نیب کے ملزموں مجرموں کو چھڑوا رہے ہیں، آپ اپنے سیاسی فائدے کے لیے کرپٹس کو ساتھ ملا رہے ہیں۔ میڈم شیخ آپ کو پتہ ہے نواز شریف کا سیف الرحمان احتساب بیورو کیوں نیک نام ہو گیا تھا؟ اس وجہ سے کہ صرف پیپلز پارٹی کا احتساب ہو رہا تھا اور ساتھ ساتھ ہلکی پھلکی ڈھولکی پر انتقامی کاروائیاں بھی چل رہی تھیں۔ میڈم شیخ آپ کو پتہ ہے پیپلز پارٹی نون لیگ کے لگائے گئے چیئرمین نیب جب ایک کے بعد دوسرے سپریم کورٹ میں پیش ہو رہے تھے تو ایک دن سپریم کورٹ نے کیوں کہا کہ نیب فوت ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیں، کیونکہ سب ملے ہوئے تھے اور حدیبیہ جیسا اوپن اینڈ شٹ کیس بند کر دیا گیا تھا۔ میڈم شیخ آپ کو پتہ ہے عمران خان دور میں جسٹس جاوید اقبال کیوں نیک نام ہو گئے تھے؟ کیونکہ ہواؤں کا رخ ہی نہیں بدل رہا تھا، یک طرفہ احتساب جاری تھا اور ہلکی ڈھولکی پر انتقامی کاروائیاں بھی جاری تھیں۔ میڈم شیخ آپ کو پتہ ہے آفتاب سلطان کیوں چھوڑ گئے تھے؟ انہوں نے کہا تھا میں کسی کی مرضی پر کوئی کیس بنا نہیں سکتا اور کسی کی مرضی پر کوئی کیس بند نہیں کر سکتا۔ تو سر جب اتنی انٹرفیرنس ہے تو پھر کیا واقعی میں آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ نیب غیر ضروری بوجھ ہے؟ نہیں بالکل نہیں، میں آخری جملے پہ کیوں پھر اتنی لمبی آپ نے تمہید باندھی، اس سے تو مجھے تاثر ایسا لگا کہ ہر کوئی آتا ہے نیب کو استعمال کرتا ہے تو پھر یہ تو غلط کر رہا ہے۔ نہیں میں اسی پہ آ رہا ہوں میڈم شیخ، صرف کنکلوڈ کر رہا ہوں، بس 15-20 سیکنڈ چاہیے۔ میڈم شیخ موجودہ نیب عمران خان کے خلاف چوتھا صرف توشہ خانہ کا سنا جا رہا ہے کہ کیس بن رہا ہے۔ تحریک انصاف اور عمران خان کے علاوہ سارا کچھ کوئی پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہیں، جو 1100 ارب کے کرپشن سکینڈلز تھے، میگا کرپشن سکینڈلز، وہ کہاں ہیں؟ اور یہ جو اس خبر میں انصار عباسی صاحب کے مستفید ہونے والے سپریم کورٹ کو نظر نہیں آ رہا میڈم شیخ، باقی دنیا ساروں کو پتہ چل گیا ہے کہ پی ڈی ایم 1 نے آ کر ملزموں مجرموں نے آ کر نیب اپنے وکیلوں کو ساتھ ملا کر نیب قوانین جب بدلے تو کتنے مستفید ہوئے، کتنوں کو فائدہ ہوا۔ اب میڈم شیخ کیوں میں کہتا ہوں کہ نیب ہونا چاہیے؟ یہ اب جب آپ خدا کے لیے اس نیب میں ذاتی ملازم جب آپ بٹھائیں گے، جب آپ ایک تو ذاتی ملازم نہ بٹھائیں، کوئی ایسا بندہ ہو جس کی ابھی بھی کافی لوگ ہیں اس معاشرے میں جس کی کریڈیبلٹی ہو، وہ نیب کسی بھی طرح سے وہ بلیک میلنگ، سیاسی بلیک میلنگ سے آزاد ہو، نیب کسی کو بھی پکڑ سکے، کسی کے خلاف بھی اس کو احتساب کر سکے، اس سے پوچھ سکے، سوال پوچھ سکے، تب یہ نیب اس ملک میں کام کر پائے گا۔ آج ہمارے سارے ادارے، نیب تو چلو آپ ایک طرف رکھیں، سارے ادارے کیوں زوال میں ہیں؟ کیونکہ ہم نے سارے اداروں میں میرٹ نہیں دیکھا، ہم نے سارے اداروں میں ذاتی ناپسند دیکھی، ہم نے سارے اداروں کو اپنے فائدوں کے لیے اپنے ملازمین یا اپنے پسند اپنے لاڈلوں سے بھر دیا، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہر ادارہ جو ہے وہ بوجھ بنا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیدھے اوپن اینڈ شٹ کیس ہیں، ان کا کوئی والی وارث ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج جنہوں نے تحقیق کی، خواہ وہ 35 ارب جعلی اکاؤنٹس منی لانڈرنگ، خواہ وہ ٹی ٹی سکینڈل، وہ منہ چھپاتے پھر رہے ہیں۔ بے نظیر جو بھٹی صاحب موازنہ کرے دیگر اداروں کے ساتھ، کیا وہ درست ہے؟ آپ اس سے اتفاق کرتی ہیں؟ علینا پہلے نیب کی بات کر لیتے ہیں۔ ہم نے اکثر ویسے اس پہ بات کی ہے اور میری رائے تو وہی ہے کہ بالکل بوجھ ہے اور زیرو کنٹریبیوشن ہے، زیرو کنٹریبیوشن ہے۔ میں نے اس پہ بالکل بھی میری یہی رائے ہے اس پہ۔ دیکھیں یہ میں رپورٹ پڑھی تھی جو آج آئی ہے نیب کے بارے میں، اسی سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اچیومنٹ کیا ہے نیب کی۔ میگا کرپشن کیسز،
ये मेगा करप्शन केसेस अक्सर मैं इनकी लिस्ट वैसे देखती रहती थी, इनमें से कुछ ऐसे केसेस हैं जो पिछले 24 सालों से चल रहे हैं। जब से नैब बना है तब से कुछ ऐसे केसेस हैं जो चल रहे थे। उनमें से अब हमें बताया जा रहा है कि ज्यादातर केसेस जो हैं हमने बंद कर दिए हैं। 19 ऐसे केसेस हैं जिसमें लोग बरी हो गए हैं और 10 कन्विक्शंस हुई हैं। 10 कन्विक्शंस, ये वो नैब है जो कहता था हमारी तो 60% कन्विक्शन रेट है। और ये जो कन्विक्शंस हैं इनका भी हम अगर बैठ के इनकी डिटेल निकालें तो हमें पता चलेगा कि ये जब हाई कोर्ट जाएगा और ये केसेस जब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो हम सबको पता है कि उन केसेस के साथ क्या होता है और अदालतें उनके साथ क्या करती हैं, वो कितने मजबूत होते हैं, उठा के उनको बाहर फेंकती हैं। और वहां पे दोबारा बात होती है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की। अच्छा, जब मुस्लिम लीग नून का मैनिफेस्टो आया इस बार इलेक्शन से पहले, तो उसमें उन्होंने लिखा था और ये वादा किया था कि हम नैब को खत्म करेंगे। और उन्होंने उसमें लिखा था कि हम नैब को ख़त्म भी करेंगे और जो बाकी एंटी करप्शन इदारे हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको हम बैठ के मजबूत करेंगे, लेकिन नैब को हम ख़त्म करेंगे। लेकिन मुस्लिम लीग नून आती है और पहले 100 दिन में क्या होता है, नैब का बजट बढ़ जाता है। इस बजट में नैब का बजट 6% बढ़ा दिया जाता है। नैब के कानून में तरमीम की जाती है और रिमांड का पीरियड भी बढ़ा दिया जाता है। बंद नहीं होता, नैब को और मजबूत किया जाता है। अच्छा, इसकी मैं ये जो मेगा करप्शन केसेस है इसकी मैं आपको एक मिसाल देती हूँ जो मेरे ख्याल से एक तरह से सम अप कर देगा कि ये मेगा करप्शन केसेस कितने मजबूत थे। एक मेगा करप्शन केस था शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ, आशियाना का केस। आपको याद होगा 2017-2016 में ये केस शुरू हुआ था नैब का। उस केस में शहबाज शरीफ साहब जेल गए। नैब कहती रही बड़ा मजबूत केस है, उन्होंने करप्शन की है, कौमी खजाने का पैसा जो है उन्होंने जाया किया है। पिछले साल उनको इस केस में बरी कर दिया। जब अदालत में केस गया तो जजमेंट में लिखा है कि वही इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जिसने केस फाइल किया था करप्शन का, वो अदालत से कहता है मेरे पास तो कोई सबूत ही नहीं है करप्शन का। अब आप मुझे बताएं, एक सियासतदान को आपने जेल भेजा एक ऐसे केस में, उनको गंदा किया, उसके बाद आप कहते हैं इतने सालों बाद कि मेरे पास तो सबूत ही नहीं है, ये वही इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है जिसने केस फाइल किया। अब आप मुझे बताएं इनके खिलाफ क्या कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? तो मेरी राय वही है, नैब को बंद कर देना चाहिए। अभी बल्कि पिछले साल मेरे ख्याल से दिसंबर में या नवंबर में एक सर्वे भी आया था, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान ने किया था। उसमें उन्होंने लोगों से पूछा कि नैब के साथ क्या होना चाहिए, तो 60% लोगों ने कहा इसको बंद कर दें। 70% लोगों ने कहा ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल भट्टी साहब कहते हैं इस तरह तो हर इदारे में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, हर इदारे में कहीं ना कहीं किसी पैमाने पर बाकी इदारों की भी हम बात कर करप्शन भी होती है, लोग नहीं अपनी कारकर्दगी सही इदारे की जिसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, जिसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जिसमें कोई अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। क्योंकि हम अक्सर आजकल आर्टिकल्स पढ़ते हैं कि वो नए SOPs ला रहे हैं, अब वो माफी मांग रहे हैं सियासतदानों से। आप माफी मांग लें, आप SOPs ले आए, नैब की कारकर्दगी में कोई बेहतरी नहीं आई, बिल्कुल जीरो कंट्रीब्यूशन है। कोई भी आप उनका केस निकाल के देख लें। ठीक है, भट्टी साहब कुछ सवाल करना चाह रहे हैं? जी, मेरा सवाल ये है मैडम शेख कि ये 60% लोगों ने क्यों कहा, अगर इसको मैं तो सर्वेस को मानते ही नहीं, ये अजीबोगरीब डेस्क स्टोरियां होती हैं, लेकिन अगर मान लें, फर्ज कर लें, ये 60% लोगों ने क्यों कहा है कि नैब को बंद कर दें? ये इस वजह से नहीं कहा कि इस मुल्क में करप्शन नहीं होती, इस वजह से नहीं कहा कि वो लोग नहीं चाहते, एहतसाब नहीं करना चाहिए, इस वजह से कहा कि जब आपने एट द एंड ऑफ द डे डील करके पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करनी है तो इन इदारों का फायदा। मुझे सिर्फ मैं सवाल जो करना चाहता हूँ वो ये है, मुझे बताइएगा क्या कोई सरे महल नामी चीज़ थी और वो क्या लीगल था? एवन फील्ड की मनी ट्रेल मिल गई, 35 अरब जाली अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग की आपने GIT रिपोर्ट पढ़ी, TT स्कैंडल जिसमें पूरे गवाह नहीं सुने गए, पूरा केस नहीं चलाया गया, बरी कर दिया गया अचानक, और फिर उस जज को एक जगह हुकूमत तो ये सवाल करके तो आप बल्कि ये केस स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं कि नैब की कारकर्दगी ना होने के बराबर नैब दिफा ही नहीं कर सकी अपने इल्जामात का। नहीं मैडम शेख, नहीं, मैं कहता हूँ कसूर नैब का नहीं है, कसूर नैब का नहीं है, कसूर नैब का नहीं है, कसूर इस निजाम का है, कसूर नैब का नहीं है। एक मिनट सुन ले, एक सिर्फ बेनज़ीर की जवाब सुने।
एक सिर्फ जुमला, कसूर नैब का नहीं है, फिर किसका है? कसूर नहीं है। नैब के पास वो एक्सपर्टीज नहीं है, नैब के पास वो स्किल्स नहीं है। व्हाइट कॉलर क्राइम को इन्वेस्टिगेट करना कोई आसान नहीं होता, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज चाहिए होती है। नैब एक ऐसा इदारा है जो हमें नजर आ रहा है उनके पास ना एक्सपर्टीज है, ना उनके पास स्किल्स है, ना उनके पास कोई तरीका है इस किस्म। अच्छा, लेकिन एक और बड़ी प्रॉब्लम है मज़हर साहब, जब कारकर्दगी नहीं दिखाता या जो हमारे पास अभी स्टैट्स है, एक सेकंड भट्टी साहब प्लीज, अगर मज़हर साहब नहीं है कोई कारकर्दगी नैब की और जो हमारे पास स्टैट्स इस तक आ रहे हैं, तो फिर कोई तरीका भी नहीं है कि नैब का एहतसाब हो सके, नैब से पूछा जा सके कि भाई क्यों आपकी कारकर्दगी नहीं है, आपको इतने पैसे दिए हैं। अच्छा, सिर्फ बाकी इदारों की बात नहीं करते, सिर्फ एहतसाबी इदारों की बात करते हैं जहाँ एहतसाब हो सकता है और नहीं होता। पाकिस्तान में एंटी करप्शन डिपार्टमेंट कब से बना हुआ है? एंटी करप्शन डिपार्टमेंट की क्या परफॉर्मेंस रही है? कभी ये एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के बारे में क्यों बात नहीं की जाती कि इसको बंद कर देना चाहिए? कुछ चंद साल पहले जो एक डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन थे वो करप्शन में गिरफ्तार हुए, ये और भी कई अफसरान गिरफ्तार हुए। पाकिस्तान में जितने भी एंटी करप्शन या एहतसाब के नाम पर इदारे बनते हैं, उसके अंदर जिन लोगों का एहतसाब होना चाहिए वो नहीं होता। फ्लॉ कहाँ है? एब्डो से लेके आज तक देख लें, अयूब खान के ज़माने में जब एब्डो और ये एक और कानून बना था जिसके तहत बहुत से पॉलिटिशियन, सरकारी अफसरान निकाल दिए गए थे। प्रॉब्लम यह है कि इस मुल्क में एहतसाब कभी हुआ ही नहीं, और एहतसाब जब भी हुआ उसको सियासत ज़दा कर दिया गया। अब मैं आपकी नैब की मिसाल, और इसी पिछले अदवार की नैब की मिसाल, यहाँ नैब के सरबराह होते थे, डायरेक्टर जो होते थे नजफ़ मिर्ज़ा। एक बार मैंने उनसे पूछा था कि ये बताएं कि क्या वजह है कि नैब ऑल ऑफ अ सडन प्रोएक्टिव हो जाती है और फिर एकदम स्लो डाउन हो जाती है। तो उसने कहा देखिए, बेसिक फ्लॉ जो है वो ये है कि डायरेक्शन ऊपर से आती है, और जो नैब का कानून है उसका सबसे बड़ा फ्लॉ क्या है कि एक शख्स को कंप्लीट पावर दे दी गई है, उस शख्स को आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, गवर्नमेंट्स कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हैं और उसकी डायरेक्शन पे सब चीज़ें होती हैं। FIR भी उसकी डायरेक्शन पे होती है। बाकी जो बोर्ड के लोग होते हैं वो बिल्कुल तकरीबन पावरलेस होते हैं। तो जब तक आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स नहीं करेंगे कभी भी वो नहीं होगा। जो DG नैब होता है वही होल सोल होता है। उसने कहा कि जिस दिन जब इमरान खान साहब के दौर में जिस वक्त ये डायरेक्शन ऊपर से आई कि जी इन लोगों को, जो अपोजिशन के लोग हैं, उनके ख़िलाफ़ केसेस जो है वो करने हैं और उनको पकड़ना है, तो एकदम नैब एक्टिव हो गई। फिर जब गवर्नमेंट तब्दील हुई तो उसी नैब को आपने बिल्कुल स्लो डाउन कर दिया। तो प्रॉब्लम किसी इदारे में नहीं होती, प्रॉब्लम उस इदारे को आप कैसे इस्तेमाल करते हैं। इंडिपेंडेंट इदारा होता है, बज़ाहिर कानून के तहत इलेक्शन कमीशन भी इंडिपेंडेंट है, और आप और एहतसाब, पार्लियामेंट के अंदर का एहतसाब देख लें आप, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एहतसाब का सबसे मौसर इदारा है, और 18वीं तरमीम के बाद और मौसर हो गया क्योंकि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन अपोजिशन का होता है, लीडर ऑफ द अपोजिशन या अपोजिशन का होता है। मरकज़ में तो बना दिया आपने। सिंध में आज तक बताएं कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन अपोजिशन का क्यों नहीं होता। और जगहों पे, पंजाब में भी एक ज़माने में महमूद रशीद साहब थे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन। तो इदारे का मसला नहीं होता, इदारे को आप कैसे इस्तेमाल करते हैं। अगर आप उसके अंदर गवर्नमेंट की पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ख़त्म कर दें, उसके कवानीन को कुछ बेहतर कर दें, यही नैब आपको इफेक्टिवली नज़र आएगी। FIA उठा लें आप, FIA का भी यही काम था ना। इन चीज़ों का क्या FIA की परफॉर्मेंस है? हाईली करप्ट है तब से अब तक। अगर एक इदारे को इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो या फिर उसको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा हो, तरमीम भी की गई है, बहुत इस्लाह करने की कोशिश भी की गई है, फिर भी उसका देखिए आप फर्ज करें, मुझे नहीं, एक मिनट मुझे बताएं भट्टी साहब, एक मिनट मुझे ये बताएं, फिर क्या किया जाए, मुझे ये बताएं नैब को आज खत्म कर दें, कैसे हो? जो वुज़रा की अकाउंटेबिलिटी कैसे हो, सरकारी अफसरान की अकाउंटेबिलिटी कैसे हो? कोई मुझे फॉर्मूला बता दे। FIA वगैरह नहीं कर सकती? FIA खुद हाईली करप्ट इदारा, ठीक है, एंटी करप्शन हाईली करप्ट इदारा। ओके, तो कवानीन को बेहतर करें बजाय गवर्नमेंट का कंट्रोल जब भी आप एहतसाबी इदारे पर लाएंगे
कभी भी एहतसाब नहीं हो पाएगा। ठीक है, आई अंडरस्टैंड। आप दोनों कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं, एक छोटी सी ब्रेक की इजाजत दे दीजिएगा प्लीज बेनजीर और भट्टी साहब। एक ब्रेक लेते हैं, फिर इसको आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक। हम नैब के बारे में बात करें। जो रीसेंट आदाद शुमार सामने आए हैं नैब की कारकर्दगी से मुतालिक, वो बहुत सारे सवालात उठा रहे हैं। बेनज़ीर, मज़े साहब ने जाते हुए ब्रेक से पहले ये सवाल छोड़ा कि अगर नैब का इदारा बंद कर दें सिरे से, तो फिर कौन करेगा पॉलिटिशियंस का या पार्लियामेंटेरियंस का एहतसाब, बाकी ब्यूरोक्रेट्स का एहतसाब, जिनका जो बाकी एजेंसीज़ हैं उनसे कोई उम्मीद नहीं है एहतसाब होने का? ब्यूरोक्रेट से क्या एहतसाब लेना, वो तो निकल ही गए। अब तो सिर्फ सियासतदानों का एहतसाब होता है नैब में। देखिए, अदलिया अपना खुद एहतसाब करती है, फौज अपना खुद एहतसाब करती है, सियासतदानों का बैठ के सब एहतसाब करते हैं। क्या अदारा होना चाहिए, अच्छा सवाल है, और उस पर मेरे ख्याल से एक डिबेट होनी चाहिए पार्लियामेंट में। मेरे ख्याल से कोई पार्लियामेंट्री कमेटी टाइप होनी चाहिए जिसमें सारे रिप्रेजेंटेटिव्स हों, जो इस किस्म के केसेस को देखें, जो फिर जाहिर सी बात है एक्सपर्ट्स को बुलाएं, उनसे सपोर्ट लें और इन केसेस को देखा जाए। इसी तरह हो सकता है या तो कोई अदारा ऐसा हो जो अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी करे, जैसे दूसरे ममालिक में होता है, लेकिन ये वो अदारा नहीं है। नैब की कोई परफॉर्मेंस नहीं रही। और मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी, अभी बात हो रही थी कि हुकूमतें जो हैं वो मुदाखलत करती हैं या वो नैब को इस्तेमाल करती हैं। हमारे तो फॉर्मर आर्मी चीफ ऑन द रिकॉर्ड है ये कहते हुए कि उन्होंने भी नैब में केसेस बंद कराए। तो ये इदारा जो है ये बहुत से लोग इस्तेमाल करते हैं, बहुत से इदारे इस्तेमाल करते हैं। तो मेरा तो ख्याल से इसमें बिल्कुल कंप्लीट वेस्ट ऑफ मनी है। कोई अचीवमेंट नहीं है अब तक नैब की। कोई एक केस मुझे बता दें जो नैब ने सक्सेसफुली जिसमें कन्विक्शन की हो। अच्छा, अब आपकी बात में एक बड़ा दिलचस्प सवाल है, लेकिन भट्टी साहब पहले कुछ कहना चाहते हैं ब्रेक से, और अगर आप बेनज़ीर की अभी वाली बात का जवाब भी देना चाहें भट्टी साहब। मैडम शेख, अभी सिंध में चेयरमैन थे एंटी करप्शन फरत अली जुनेजो, उन्हें हटा दिया गया। उन्होंने ख़त लिखा, उस ख़त में उसका लुब्बे लुबाब वो क्या बताते हैं, वो कहते हैं कि एक प्राइवेट आदमी है, वो एंटी करप्शन को करप्शन का गढ़ बनाकर बैठा हुआ है, और मुझे भी लिफाफा देने की कोशिश की गई। मैंने कहा कि भाई मैं इस निज़ाम का हिस्सा नहीं बनना चाहता, और मुझे हटा दिया गया। ये हाल है इस मुल्क में। बात ये है कि अभी बात कर रही थी बेनज़ीर साहबा कि स्किल नहीं है, वाइट कॉलर क्राइम है। तो किसने ये स्किल पैदा करना था? क्यों नहीं पैदा करना चाहते? वो कोई ऐसा इदारा आजाद, खुद मुख्तार, स्किलफुल इदारा नहीं बनाना चाहते। आप एक वक्त आया था, आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं। मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी, 90% तरीके इंसाफ, ब्यूरोक्रेसी, ताजर, सरमायादार, सनतकार, सारे के सारे इकट्ठे हो गए और उन्होंने कहा नैब खत्म करो। क्यों? सारे ये कसूर नैब का नहीं है, कोई और इदारा बना दें। अच्छा। वो भी नहीं चल पाएगा। कसूर इस निज़ाम का है जिसमें सारे बड़े इकट्ठे हो जाते हैं। ये अशराफिया का मुल्क है, 10% इकट्ठे हो जाते हैं। आप बताएं, स्विस लीग, पेंडोरा लीग्स, पनामा लीग्स, दुबई लीग्स में कौन है जो नहीं है? वो चाहेंगे कि उनसे कोई पूछे कि डिक्लेयर्ड चीज़ें कहाँ, उधर डिक्लेयर्ड चीज़ें हैं या जायज़ पैसा है? ये सारे एंड पे इकट्ठे हो जाते हैं और हर इदारे को नाकाम बना देते हैं। तो खुद मुख्तार कोई इदारा हो जो ब्लैकमेल ना हो सके, आज़ाद इदारा हो, कोई इज्जत आफ्ताब सुल्तान या कोई एक ऐसा आदमी जिसको कोई थोड़ा सा खड़ा होने वाला अपने कदमों पर हो। देखिए, मैं आपको बताऊं, देखिए पैसे जाया करते रहे नैब पे जब तक वो इदारा नहीं बनता। नहीं, देखिए बेनज़ीर और भट्टी साहब, देखिए एक इदारा आपने कई साल पहले बनाया था मोहतसिब का। मोहतसिब का कॉन्सेप्ट क्या था? मोहतसिब आला का कॉन्सेप्ट क्या था? और अब मोहतसिब आला, या एक ज़माने में शरीयत कोर्ट बनाई गई। अब शरीयत कोर्ट में जिस जज को भेजा जाता है वो बतौर सज़ा के तौर पे भेजा जाता है। मोहतसिब आला आप बना दें किसी को भी, उसने कितना रिलीफ दिया। यहाँ आप देख लें, सिंध में देख लें, पंजाब में देख लें, मरकज़ में देख लें, क्लेम्स बहुत किए जाते हैं। प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम अगेन नैब, इसी नैब को आप किस तरह फिल्टर्ड कर सकते हैं। दो प्रॉब्लम माफ़ कीजिएगा, दो बड़ी प्रॉब्लम नैब के अंदर आई। एक बड़ी प्रॉब्लम आई प्ली बार्गेन। प्ली बार्गेन करप्शन का एक जरिया बन गई है। दूसरी प्रॉब्लम यह आई कि आपने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया, अब मुझे साबित करना है कि आपने ये इल्ज़ाम मुझ पर गलत लगाया। भाई, इल्ज़ाम आपने लगाया, आप साबित करें कि मुझ पर ये इल्ज़ाम सही है या गलत है। ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ नैब था ये गलत था। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को तब्दील करें। तीसरा,
جو آپ پہلے گرفتار کرتے ہیں پھر آپ بولتے ہیں کہ آپ پہ یہ الزام ہے. دنیا بھر میں جب بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو آپ سب سے پہلے تو وہ شواہد پیش کرتے ہیں کورٹ کے سامنے کہ یہ اتنی تحقیقات ہوئی ہے اور یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ یہ شخص جو ہے فلاں فلاں کیسز میں اس کے خلاف یہ ثبوت ہے، اس لیے اس کی گرفتاری لازمی ہے. اور گرفتاری کے بعد کوئی 6 مہینے نہیں لگتے. جی سر. جب آپ نے شواہد جمع کر لیے تو پھر آپ فوری طور پہ یہاں پرابلمز آتی ہے. اور یہ جو پولیٹیکل پارٹیز یا پولیٹیشن کی بات کرتے ہیں نا، تو پولیٹیشنز اس لیے سب سے زیادہ اکاؤنٹیبل ہوتے ہیں کہ دے آر پبلک ریپریزنٹیٹیو. آپ لوگوں کے نمائندے ہوتے ہیں. مجھے سب سے زیادہ آپ سے توقع ہوتی ہے، مجھے کسی جرنل سے توقع نہیں ہے. بھٹی صاحب سوال کرنا چاہ رہے ہیں ذرا کوئکلی پلیز. مظہر صاحب ابھی آپ نے یہ جو جتنی باتیں کی، یس امپروومنٹ کی ضرورت ہے، لیکن بند کر دینا. اب برطانیہ میں ہے کہ جس کی انڈکلیئرڈ ویلتھ نکل آئے وہ اب اس کو پروو کرنا ہے کہ یہ انڈکلیئرڈ ویلتھ کہاں سے آئی. ادھر ہمارے یہاں دیکھ لیں. ایک منٹ سر، نہیں آپ تھوڑا سا اس کو مس انٹرپریٹ کریں. میرا خیال ہے بھٹی صاحب قانون کو بھی یہ بھی وضاحت ضروری ہے. اس طرح نہیں ہے کہ اس کو پروو کرنا ہے، پہلے آپ کو پروو کرنا ہے کہ وہ انڈکلیئرڈ ویلتھ جو ہے وہ انڈکلیئرڈ ہے یا وہ غیر قانونی طور پر بنائی گئی ہے. تو یہاں پہ تو یہ پروو ہی نہیں کرتے نا کہ وہ بس الزام لگا دیا تو لگا دیا. کیسے نہیں کرنا؟ آپ یہ پروو بھٹی صاحب ایسی مثالیں آپ دے سکتا ہوں آپ کو کہ 2 سال نیب کی کسٹڈی میں لوگ رہے، ان پہ کوئی الزام نہیں تھا. 2 سال ہونا چاہیے مظہر صاحب، یہ تو میں ایگری کرتا ہوں آپ سے. اچھا لیکن ایک چیز جو بے نظیر نے کہی ہے، I'll take this debate back to بے نظیر because بے نظیر آپ نے پہلے کہا کہ ہر ادارہ اپنا احتساب خود کرتا ہے، پولیٹیشنز کا سارے کرتے ہیں. تو یہ جو ابھی مظہر صاحب نے بھی، بھٹی صاحب نے بھی پوری ایک ہسٹری بتائی کہ واقعی میں الزامات تو ہیں اور بہت سے سوالات ہمارے ذہنوں میں بھی ہیں. تو کیا پولیٹیشنز اس کو اپنا احتساب خود کرنے کا آئیڈیا جو ہے وہ صحیح ہوگا؟ کیوں نہیں علینا؟ میں پارلیمنٹری اگر ایک کمیٹی بنتی ہے اور وہ انویسٹیگیٹ کرتی ہے، جیسے ہماری پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے، اگر اس کو صحیح طرح استعمال میرے خیال سے بہت اچھی وہ ایک پلیٹ فارم ہے جس کو اگر آپ صحیح طرح استعمال کریں، پھر وہ ایکسپرٹس بلائیں اور اس کے تھرو اگر انویسٹیگیشن 1990 کے مقدمے بھی پڑے ہوئے ہیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں. دیکھیں اگر آپ ایک ادارہ بنانا بھی چاہتے ہیں، ابھی کیونکہ برطانیہ کی بات ہو رہی تھی، وہاں پہ نیشنل کرائم ایجنسی ہے ان کی، وہ اس میں سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے ٹرانسپیرنسی. وہاں پہ آپ جا کے ان کی نیشنل کرائم ایجنسی کی ویب سائٹ کھولیں، اس میں لکھا ہے یہ ان کے انویسٹیگیٹنگ آفیسرز ہیں، یہ ان کے سکلز ہیں، اس چیز میں وہ اسپیشلائز کرتے ہیں، ساری انفارمیشن ہوتی ہے وہاں پہ آپ کے پاس. یہاں پہ نیب سے، اور میں نے اکثر ان کے جو سینئر افسران ہیں ان سے پوچھا ہے کہ یہ کون ہیں آپ کے انویسٹیگیٹنگ آفیسرز، آپ کا طریقہ کار کیا ہے، آپ کس طرح انویسٹیگیٹ کرتے ہیں؟ وہ آپ کو کبھی جواب نہیں دیتے. صرف آپ سے کہیں گے وہ MBA ہیں اور ماسٹرز ہیں. ہمارے پاس بڑے زیادہ ماسٹرز ہیں، لیکن ان کی کارکردگی کیا ہوتی ہے وہ ہم عدالتوں میں دیکھتے ہیں. تو بالکل دیکھیں یہ سوال ایک امپورٹنٹ سوال ہے کہ کس قسم کا آپ کو ادارہ چاہیے، اور میرے خیال سے پارلیمنٹ پہ اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے کہ اگر آپ نیب کو ریپلیس کرتے ہیں تو اس کے لیے کس قسم کا ادارہ ہوگا، اس کے پاس کس قسم کے اختیارات ہوں گے. ایک نئے قانون کو بھی لانے کی ضرورت ہے کیونکہ اس قانون کو بار بار غلط استعمال کیا جاتا ہے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، اس کے بعد مزید بات کریں گے. ویلکم بیک. بھٹی صاحب یہ مان بھی رہے ہیں کہ نیب کی کارکردگی صفر رہی، کچھ نہیں ہوا. آپ یہ مان بھی رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ نیب کی تھرو زیادتیاں بھی ہوئی ہیں، لیکن پھر آپ کہتے ہیں ایز اٹ از جس شکل میں ہے اسی شکل میں چلنے دینا چاہیے. بے شک قوم کا پیسہ ضائع ہو رہا ہے، بے شک سب کچھ مزید اس سے نقصان ہو رہا ہے. کیوں؟ میڈم شیخ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کو خود مختار بنائیں، آزاد بنائیں، سکلفل بنائیں. وہ کیسے بنا سکتے ہیں بھٹی صاحب خود مختار؟ ہاں اللہ آپ کا بھلا کرے. جب کوئی بھی نہ بنانا چاہے گا، کوئی نہیں بنانا چاہتا اس کو کیونکہ سارے پھنستے ہیں. ایک نیب تھا جس نے بڑوں سے پوچھا، باقی ادارے یہ مینیج کر لیتے تھے بڑے آسانی سے. نیب جب خود ایک ہو گیا کہ چیئرمین لگے گا، وہ ہٹایا نہیں جا سکے گا اب تو انہوں نے وزارت کے انڈر کر دیا ہے نا. پھر چاہت کو چھوڑے نا، بتائیں کیسے بنایا جائے خود مختار؟ میڈم شیخ اگر کوئی اللہ کا بندہ آ جائے، ویسے کیا کریں، کون سی جماعت ہے جو بنائے گی، لیکن میں تو اپنی رائے دے سکتا ہوں کہ کوئی ایک اس میں اس کو کسی وزارت کے انڈر نہیں ہونا چاہیے، کسی کے انڈر نہیں ہونا چاہیے. چیئرمین نیب جو ہے وہ جیسے لگتا ہے جب لگا لیں
उसके बाद इसके अंदर इसके स्किल डेवलप करें, इस पे सियासी ब्लैक मेलिंग ना हो। अभी भी किसी के अंडर नहीं है नैब, वजारत दाखिला के अंडर है सर। तो वो आपको ऐसा लगता है कि वो इतनी ज़्यादा दाखिला की तरफ से मुदाखलत होती है हुकूमत की तरफ से कि सारा कंट्रोल उनके हाथ में ही चला जाता है? मैडम शेख, अगर सोचिए कि वजीर दाखिला मुल्ज़म हो नैब का, फिर अच्छा कर सकते हैं ना इंक्वायरी सर, इस तरह कोई मसला नहीं है, ऑटोनोमस है, उनकी थोड़ी जवाबदेही होती है अगर वजीर दाखिला का कुछ करना। मैं तो आपसे समझना चाह रही हूँ, मैं आपके खिलाफ इंक्वायरी कर सकता हूँ, मुझे बताएं। नहीं, क्यों नहीं कर सकते भट्टी साहब? मैडम शेख, एक्चुअल प्रॉब्लम ये है कि नैब का होना बड़ा ज़रूरी है। आप कानून ना बदलें, काले कानून देखें ना, आप नीयत देखें। ये जो 14 दिन और 40 दिन का रिमांड देखें, 14 दिन किया था, रोते थे कि ज्यादा रिमांड, आप 40 दिन अलीम खान साहब के ऊपर नहीं इंक्वायरी हुई थी पीटीआई के दौर में, 90 रोज भी होता, उसे भूल गए आप। क्या कह रहे हैं? हाँ, नहीं होना चाहिए। एग्रीड मजहर साहब, मैं तो इस पे एग्री करता हूं। भट्टी साहब देखिए उस वक्त कोई इदारा काबिल एतमाद और काबिल जो है लोग उस पर एतमाद करेंगे कि वो सिटिंग गवर्नमेंट का एहतसाब कर सके। सिटिंग गवर्नमेंट कैसे कर सकेगा? मैं आपको यही तो बता रहा हूं, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि उस वक्त तक देखिए, आज मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट है तो उनकी सारी फाइलें क्लोज हो गई। कल पीटीआई की गवर्नमेंट थी तो उनके खिलाफ नैब की जरूरत नहीं थी कि उनके खिलाफ कोई इंक्वायरी करे। सर, कता कलामी की माजरत, हमने देखा पीटीआई के दौर में पीटीआई के कुछ लोगों के खिलाफ भी इंक्वायरी, जैसे अलीम खान वगैरह, लेकिन वो क्या था, वो बैलेंसिंग एक्ट के तौर पे हम देखते थे। इस तरह तो पीपल्स पार्टी के जो सिटिंग हज मिनिस्टर थे काजमी, उनके खिलाफ कब इंक्वायरी शुरू हुई थी, कब गिरफ्तार हुए थे वो? बुनियादी तौर पर मसला ये है, बुनियादी तौर पर मसला है मुदाखलत का। असल चीज मुदाखलत है, इन्फ्लुएंस है। फिर आपने अक्रॉस द बोर्ड नहीं बनाया, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। जहां से अगर आती है कोई हिदायत आती है तो उसके बाद वो इंक्वायरी हो जाती है, नहीं तो बंद हो जाती है, नहीं तो चलते रहते हैं साला साल। कोई चेक एंड बैलेंस पे जो बेनज़ीर बात कर रही थी, तो भट्टी साहब तो रिफॉर्म्स की तरफ भी नहीं आ रहे हैं। आप तो चले रिफॉर्म्स की बात करते हैं ना, मैं तो उनसे समझना चाह रही थी कि भट्टी साहब तो रिफॉर्म्स की तरफ भी नहीं आ रहे हैं। मैडम शेख, मैं क्यों मेरे गरीब आदमी पे मुझे सारे इल्जाम मुझे ही दे रही हैं, जैसे सारा सरे महल मेरा, एवनफील्ड मेरा, मैं तो समझना चाह रही हूँ भट्टी साहब, पेंडोरा लीक्स मेरा, दुबई लीक्स मेरा, पनामा लीक्स मेरा। मेरी जरूरत भट्टी साहब, नैब मेरा एक सिंपल सा है कि नैब होना चाहिए, आज़ाद और खुद मुख्तार होना चाहिए, स्किलफुल होना चाहिए, मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, बिला इम्तियाज़ और बिला तफरीक वो कर सके एहतसाब। लेकिन मैं फिर एक मरतबा कह रहा हूँ मैडम शेख, जो सारा का लुब्बे लुबाब और खुलासा ये है, कसूर नैब का नहीं है। कोई इदारा भी बना लें, नहीं चल पाएगा। इस निज़ाम में जो ऊपर वाले 10% हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं जब उनके अलीम खान अगली सांस में कहते होना चाहिए, अगली सांस में कहते हो नहीं सकता, तो फिर भट्टी साहब क्या करें? देखिए भट्टी साहब ये नहीं है, अपने भट्टी साहब ये भी नहीं है, एक मिनट, भट्टी साहब ये भी नहीं है। अलीम खान और जहांगीर तरीन आज कहाँ हैं, जो कल उनको कहते थे चोर? अलीम खान और जहांगीर तरीन जिन साहब के साथ थे, उन साहब को जस्टिस वजीउद्दीन ने बताया था उन साहब को कि भाई इन्होंने क्या किया आपकी पार्टी के इलेक्शन में। उन साहब ने उन पर एतमाद किया, जस्टिस वजीउद्दीन पर एतमाद नहीं किया। सही बात आप कर रहे हैं, आप सही बात कर रहे हैं, मैं तो आपसे इख्तिलाफ ही नहीं कर रहा। मैं तो एक कह रहा हूं कि कल जिनका मफाद होता है उधर हो जाते हैं, फिर उधर इकट्ठे हैं सारे। भट्टी साहब तो बड़ी सादी सी अपने आप को, एक मिनट सर, अपने आप को असर्ट भी नहीं सवाल करने की इजाजत दे दें। अलीना देखें क्या इलेक्शन कमीशन ले लें आप। चेयरमैन इलेक्शन कमीशन कौन मुंतखब करता है, कौन नामजद करता है? लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन ना। ये जो मौजूदा हैं इनका इंतखाब किसने किया था? इसी तरह आप चेयरमैन पैमरा ले लें, आप ऑटोनोमस बॉडी है। इसी तरह आप और इदारे ले लें, अपने आप को असर्ट भी नहीं करते। मासूमाना सवाल है मेरा, बड़ा मासूमाना सवाल है भट्टी साहब, और यकीनन ये मुझसे नहीं करेंगे। चले बेनजीर का सादा सा सवाल है। बेनजीर, मेरा देखिए, शाहिद खाकान अब्बासी पे आपको याद है केस था करप्शन का, उसमें नैब को ये नहीं पता था कि एलपीजी का केस बनाना है या एलएनजी का केस बनाना है। तो और फिर भट्टी साहब कहते हैं कि ये जो नैब है, मौजूदा नैब है, इसको ऐसे ही रहना चाहिए। ये तो उनका स्किल सेट है जो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे और जो करप्शन का केस मैंने कब कहा है कि मौजूदा
آپ نے کہا تھا بھٹی کب صاحب؟ کہا ہے؟ میں نے کہا ہے اب آپ کے ساری باتوں سے میں اتفاق کرتا ہوں سوائے اس کے کہ نیب کو ختم کر دینا چاہیے. نہیں ختم کرنا چاہیے, نیب ہونا چاہیے. اس میں جو آپ کمزوریاں ہیں ان کو مکمل کریں, خود مختار ہو, آزاد ہو, لیکن کوئی ادارہ اور بنا لیں گے وہ بھی یہ بڑے جو ہیں نیب بنا دیں گے. اچھا ٹھیک ہے جی. جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات, یہاں پر کچھ شخصیات کے نام بھی لیے گئے. اگر وہ کسی بھی طرح سے اپنی وضاحت پیش کرنا چاہتے ہیں یا پھر اپنا موقف دینا چاہتے ہیں تو ہمارا پلیٹ فارم ان کے لیے حاضر ہے, وہ ضرور آئیں, ہماری ٹیم سے رابطہ کریں اور اپنی وضاحت پیش کر دیں. ہم اس کے اوپر مزید بات بھی کریں گے. بٹ ہمارے بنیادی سوال کے جواب میں پینل کے اوپر اختلاف پایا جاتا ہے. بے نظیر ایک طرف جو سمجھتی ہیں کہ جی نیب کا ادارہ بند ہو جانا چاہیے, بہت بڑا بوجھ ہے. مزہ صاحب اور ارشاد بھٹی صاحب اسے اگری نہیں کرتے. آپ اپنی رائے کا اظہار سوشل میڈیا پہ کیجیے گا. اللہ حافظ.